हेलो एस्पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जो आज से हम शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी, ये जेकेपी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। इसमें आप मान लो 4 to 5 क्वेश्चन ज़रूर ही आएंगे। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फर्स्ट टॉपिक है और सिलेबस में भी है। तो इसका फर्स्ट लेक्चर रहेगा, तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है अब वो है डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्या होता है कि 1934 में आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड बाय एम एन रॉय, ए पायनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। 1934 में एम एन रॉय एक आइडिया देता है, हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? कि ताकि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हैं। वो किसी आइडिया किसने दिया? एम एन रॉय ने। एम एन रॉय कौन था? एम एन रॉय पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया में हुआ था उसका एक मेन लीडर था एम एन रॉय। इसने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। फिर इसके बाद क्या होता है, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। क्यों डिमांड करती है? टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करती है हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? कि ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ये डिमांड किन से करते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। इसके बाद एंट्री होती है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक। 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर डेट। 1938 में जवाहरलाल नेहरू किसके बिहाफ पे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे, क्योंकि लीडर था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बनाएंगे, फ्री इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनाएंगे, वो हम बनाएंगे किसी भी इंटरफेरेंस के बगैर। इंटरफेरेंस उस टाइम कौन कर रहा था? इस इंटरफेरेंस उस टाइम ब्रिटिशर्स कर रहे थे। ये बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू, हमें किसी इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। हम खुद बना सकते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे बनाएंगे? बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम बनाएंगे, उसी की मदद से हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसको कैसे इलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, उसके जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्ट होके आएंगे ऑन द बेस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो आगे चलते हैं। जो ये डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ये कब एक्सेप्ट हुई? डिमांड वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज द अगस्त ऑफर 1940। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड थी, ये कब एक्सेप्ट हुई? अगस्त ऑफर 1940 में। इसके तुरंत बाद ही 1942 में सर सेटफोर्ड क्रिप्स, मेंबर ऑफ कैबिनेट, जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड। ये बोलता है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है या अडॉप्ट करना है, वो आप वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ही कर सकते, उसके पहले नहीं। द द क्रिप्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। जो क्रिप्स प्रपोजल था, ये किसने रिजेक्ट किया? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने इसको क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट नेशन की, और वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, इसलिए उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। फाइनली कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया टू पुट फोर्थ ए स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसके तुरंत बाद ही कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजते हैं टू पुट फोर्थ ए स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच वाज मोर और लेस सेटिस्फाइड बाय द मुस्लिम लीग। जो ये कैबिनेट मिशन प्लान आता है, वो सेटिस्फाई करते हैं किसको? मुस्लिम लीग को। मोर और लेस सेटिस्फाइड, थोड़ा या ज़्यादा मुस्लिम लीग सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ चलो आप ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाते हैं। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूट इन नवंबर 1940। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान भी 1946 में ही आया था। इसी के तहत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अब कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अब इसी में जो स्कीम है, फ्यूचर्स ऑफ द स्कीम, जो स्कीम थी इसमें क्या क्या है वही हमें पढ़ना है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी रहेगी? 389 मेंबर्स की ये असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ रहेगी। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, उसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी टोटल, वो रहेगी 389 मेंबर्स। इसमें क्या स्कीम रहेगी आगे? 296 सीट्स अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया। जो 296 सीट्स थी, वो किसको दी गई थी? ब्रिटिश इंडिया, जिन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था। 93 सीट्स किसको दी? प्रोविंशियल स्टेट्स को 93 सीट्स दी गई यहाँ पे। अब आउट ऑफ 296 सीट्स, जो ब्रिटिश इंडिया को सीटें दी गई थी, वो कितनी थी? 296। टू आउट ऑफ 296, 292 मेंबर्स वायर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंसेस। उस टाइम 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी यहाँ पे। उनको दिया गया 292 मेंबर्स, वहाँ से आएंगे। 4 फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। जो 4 बाकी बचते हैं वो कहाँ से आएंगे? 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, उनको एक एक मेंबर दिया गया, वहाँ से एक आएगा। अगर हम करेंगे जो सीट्स की अलोकेशन, वो कैसे की उन्होंने? रफली 1 सीट वाज अलॉटेड फॉर एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन। हर 1 मिलियन पॉपुलेशन को एक सीट दी गई उस टाइम।
आगे चलते हैं। सीट्स अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वायर टू बी डिवाइडेड अमंग थ्री प्रिंसिपल कम्युनिटीज। जो सीट्स दी गई थी ब्रिटिश इंडिया को, उसको डिवाइड किया गया तीन प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में। जो तीन प्रिंसिपल कम्युनिटीज थी वो कौन कौन सी थी? एक मुस्लिम्स थी, सिख्स थे एंड जनरल। जनरल में कौन कौन थे? अब जो मुस्लिम्स एंड सिख्स के बगैर बाकी जो भी बचता था वो किस में आया? जनरल में। इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, जो उनकी पॉपुलेशन उसी के हिसाब से उनको सीट्स भी दी गई। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वायर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ डेट कम्युनिटीज। जो रिप्रेजेंटेटिव्स अब रहेंगे इन कम्युनिटीज़ का, वो उनको खाली इलेक्ट कौन कर सकता है? जो मेंबर्स होंगे इन कम्युनिटीज़ के। कहाँ पे? इन प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में वो इलेक्ट होके जाएंगे। वोटिंग वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो वोटिंग होगी वो किस बुनियाद पर होगी? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आगे चलता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स वायर टू बी नॉमिनेटेड बाय देयर। जो अब जो रिप्रेजेंटेटिव थे 93 रिप्रेजेंटेटिव किनके थे? प्रिंसिपल स्टेट्स के। वो कैसे अब होंगे इलेक्ट? वो इलेक्ट नहीं होंगे, वो होंगे नॉमिनेट। उनको कौन नॉमिनेट करेगा? जो उन प्रिंसिपल स्टेट्स का हेड होगा। जैसे JNK का हेड उस टाइम कौन था वो आपको पता होगा। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। जो अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था ये पार्टली इलेक्टेड था, पार्टली नॉमिनेटेड था। नॉमिनेटेड क्यों था? नॉमिनेटेड ये इसलिए था क्योंकि जो प्रिंसिपल स्टेट्स के मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड थे, इसलिए पार्टली इलेक्टेड हो गया, पार्टली नॉमिनेटेड हो गया। द मेंबर्स वायर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविजनल असेंबलीज। जो भी मेंबर्स सिलेक्ट होकर आएंगे प्रोविजनल असेंबलीज में, वही मेंबर अब सिलेक्ट करेंगे किन मेंबर्स को? जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स रहेंगे, who themselves were to be elected on limited franchise। इलेक्शन हेल्ड, इलेक्शन कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हो गया। इसमें क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें जीत ली, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीत ली, जो अदर्स थे इंडिपेंडेंट थे उन्होंने कितनी सीटें जीत ली? 15 सीट्स उनके पास भी आई। 93 सीट्स ऑफ प्रिंसिपल स्टेटस रिमेनेड वैकेंट। जो 93 सीट्स थे प्रिंसिपल स्टेटस के, वो क्या रह गए? वैकेंट। उन्होंने डिसाइड किया, वो खाली रह गए, उन्होंने डिसाइड किया हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से दूर ही बेहतर है। Although Constituent Assembly was not directly elected by the people of India। जो Constituent Assembly था ये इसको डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया गया था। क्यों? उन्होंने जो इंडिया के लोग थे उन्होंने इसको इलेक्ट नहीं किया गया था ऑन द बेस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। द असेंबली इंक्लूडेड, जो असेंबली थी इसमें सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, बगैर किसके? गांधी जी के बगैर बाकी सब इसमें थे। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब एक और टॉपिक है हमारा वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसकी वर्किंग क्या थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो हुई थी दिसंबर 9 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस टाइम उसको बाइकआउट किया। क्यों बाइकआउट किया? क्योंकि वो उसी अपने अपने उस पे थे, स्टैंड पे थे, हमें सेपरेट नेशन चाहिए, इसलिए उन्होंने इसको बाइकआउट किया। जो मीटिंग थी वो अटेंड की गई, किन्होंने अटेंड की? 211 मेंबर्स अटेंड द मीटिंग एट दैट टाइम। खाली 211 मेंबर्स उस टाइम मीटिंग को अटेंड कर पाए क्योंकि मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था। अब इसको प्रेसिडेंट किसको बनाया? फर्स्ट पे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया, डॉक्टर सैयदनाथ सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि वो ओल्डेस्ट मेंबर था उस टाइम। कहाँ पे? असेंबली में ओल्डेस्ट मेंबर था, इसलिए उसको प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये फॉलोइंग फ्रेंच प्रैक्टिस। क्यों बनाया गया था? इस टाइम फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो किया गया था। फ्रेंच में भी ये होता है कि जब भी उनके मेंबर बनाना हो कहीं पे वो क्या करते हैं? जो सबसे ओल्डर मेंबर होगा उसी को वो बनाते हैं। वही उन्होंने यहाँ पे भी किया था। सैयदनाथ सिन्हा जो थे वो ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ये पॉइंट याद रखना। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, किसका? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में दो वाइस प्रेसिडेंट बनाए इन्होंने। कौन कौन थे वो दो वाइस प्रेसिडेंट? AC मुखर्जी एंड VT ये कृष्णमाचारी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन दोनों को बनाया इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, प्रेसिडेंट एक था उसमें, वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने दो को बनाया। आगे चलते हैं। अब करते हैं बात ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। दिसंबर 13 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन असेंबली। किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 13 दिसंबर 1946। इट ले डाउन द फंडामेंटल, जो फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का जो फंडामेंटल था और फिलोसफी, जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कैसा बनेगा और कैसा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, वो किसने ड्रा किया? ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन में वही था। जो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन है आज के दौर में अगर हम देखेंगे, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है? मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन। इसमें क्या था ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन में? इसमें यही था कि जो राइट्स होंगे, क्या क्या राइट्स होंगे, सोशल होंगे, कल्चरल होंगे, जस्टिस होंगे, वही इसमें मेंशन किया गया।
इसमें जो इंडिया है वो है सौरंग है। अब इंडिया अब हक रखता है कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। इंडिपेंडेंट सौरंग रिपब्लिक है इंडिया। अब ड्रॉ फॉर फ्यूचर गवर्नेंस है कॉन्स्टिट्यूशन। जो आगे हमें गवर्नेंस फ्यूचर में आएगी उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स यही थे। और जितने भी टेरिटरीज है जो ब्रिटिश इंडिया के पास थे या आउटसाइड थे या प्रिंसेस स्टेट्स थे, वो अगर चाहेंगे वो इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। जितने भी फिर स्टेट्स होंगे वो होंगे यूनियन ऑफ द ऑल स्टेट्स, यूनियन ऑफ दम ऑल। और जो बाकी पावर जो अथॉरिटी है या गवर्नमेंट है, ऑर्गन्स गवर्नमेंट के रहेगी, वो कौन है? वो डायरेक्ट फ्रॉम द पीपल। एंड वायर शैल बी गारंटेड सिक्योर ऑल द पीपल इंडियन जस्टिस इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स अपॉर्चुनिटी बिफोर लॉ। जितने भी जो लॉज है, इक्वलिटी राइट्स है या कुछ भी है, फ्रीडम ऑफ थॉट, वो कौन गारंटी करेगा? गारंटी एंड सिक्योर कौन करेगा? गारंटी भी देगा और सिक्योर भी कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जितने भी जो है जो बैकवर्ड क्लास रहेंगे या ट्राइबल एरियाज रहेंगे या डिप्रेस्ड और बैकवर्ड क्लास रहेंगे, उनका जो सेफ गार्ड रहेगा, एडुकेट सेफ गार्ड शैल बी प्रोवाइडेड। उनके पास टाइम पे टाइम उनके लिए सेफ गार्ड्स रहेंगे जो बैकवर्ड एरियाज के होंगे या ट्राइबल एरियाज के होंगे। ये कौन गारंटी देगा? एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। वायर बाई शैल मेंटेन द इंटीग्रिटी। और टेरिटरी में इंटीग्रिटी यूनिटी रहेगी और ये सिविलाइज्ड नेशन रहेगा। और इसमें जो है लैंड हो, राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर, हर तीनों में तीन जगहों पे राइट्स को सोवरेन राइट्स दिए जाएंगे। और जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन, जैसे एक सिविलाइज्ड नेशंस में जस्टिस एंड लॉ होता है, वैसे भी अब इंडिया में भी रहेगा। द एंशिएंट लैंड इट इज राइटफुल। और हम क्या करेंगे? वर्ल्ड पीस में हम साथ देंगे इंडिया, जैसे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वर्ल्ड पीस और वेलफेयर ऑफ मैन काइंड में भी इंडिया साथ देगा इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट से। ये ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन के पॉइंट्स आपको पढ़ने नहीं है क्योंकि JK PSC एंड UPSC के सिलेबस में आता है। यहाँ पे इतना नहीं पूछेंगे। द रेजोल्यूशन वाज एनमस अडॉप्टेड। जो रेजोल्यूशन था वो कब अडॉप्ट किया? जनवरी 22 1947 में। और जो इसकी जो इन्फ्लुएंस रहा वो रहा शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हुई, इसी का इन्फ्लुएंस रहा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। उसी की बुनियाद पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेपिंग भी हो गई। इट इज मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन है वो क्या है आज? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे चलते हैं। अदर फंक्शन परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एक और टॉपिक है। बाकी क्या फंक्शन इन्होंने की? फर्स्ट जो इन्होंने फंक्शन की थी वो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। कब किया? जुलाई 22 1947 में इन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, जुलाई 22 1947 में। इट अडॉप्ट नेशनल एंथम, और नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट किया। कब किया? जनवरी 24 1950। ये किसने किया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24 1950। नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया। कब किया? जनवरी 24 1950। It elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of the India, January 24 1950। जनवरी 24 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट की बनाया, किसका? इंडिया का। कब? जनवरी 24 1950 में। इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप कॉमनवेल्थ में भी रेटिफाई मेंबरशिप की गई। कब? इन मई 1949। किसने की? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 11 सेशन। जो टोटल सेशंस हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो हुए 11 सेशंस। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब तक चली, कितने देर में 11 सेशंस हुए? 2 years 11 months एंड 18 days में 11 सेशंस हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। और 2 years 11 months एंड 18 days में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार हुई। और 11 सेशंस भी लगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज। जो कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो उन्होंने कितनी कितनी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम एनालाइज किया, रीड किया, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 60 कंट्रीज का उन्होंने किया। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडर्ड फॉर 140 डेज। के लिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कंसल्टेशन में लिया गया 114 डेज के लिए। 114 डेज के लिए उस पर बातचीत कंटिन्यू चल रही थी। टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल खर्चा आया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, वो कितना है? 64 lakhs। On January 24 1950 the Constituent Assembly held its final session। इसका Constituent Assembly का फाइनल सेशन कब हुआ? जनवरी 24 1950 में इसका फाइनल सेशन हो गया। Continued as a provisional parliament from Jan 26 1950। फिर Jan 26 1950 से इसने प्रोविजनल पार्लियामेंट एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट काम करना शुरू किया। कब? Jan 26 1950। कब तक किया? जब तक फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ इंडिया में। कब? 1951 और 52 में। अब बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें, एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो एलिफेंट था उसको सिंबल और सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट किया गया। सर BN रॉय was appointed as a constitutional advisor to the constituent assembly। जो सर BN रॉय है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया, अपॉइंट किया गया, जो है लीगल एडवाइजर भी बोल सकते हैं।
HVR Iyengar was the secretary to the Constituent Assembly. जो असेंबली का सेक्रेटरी उस टाइम रहा वो कौन था? HVR Iyengar. SN Mukherjee was the chief draftsman of the constitution in the assembly. जो SN मुखर्जी था वो क्या था? चीफ ड्राफ्ट्समैन किसका? कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। अब आगे बात करते हैं, जो कैलीग्राफर था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन था? प्रेम बिहारी नारायण राजदी। जिसने हैंड रिटन इंग्लिश वर्जन लिखा वो कौन था? कैलीग्राफर था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन? प्रेम बिहारी नारायण राजदी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन बाय हिम इन इटैलिक स्टाइल। जो इटैलिक स्टाइल में लिखी गई कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसने लिखी? प्रेम बिहारी नारायण राजदी was the calligrapher of the Indian Constitution. Originally, Constitution was written by him in italic style, decorated by Nandlal Bose and Behor Ramnahar Sinha. इन दोनों ने इसको डेकोरेशन फिर दी क्योंकि दोनों आर्टिस्ट थे। हिंदी वर्जन किसने इसका किया? वसंत कृष्णा विदाया ने इसका हिंदी वर्जन लिखा एंड डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस ने इसको हिंदी वर्जन को खाली नंदलाल बोस ने डेकोरेट किया। प्रियम्बल किसने लिखा? प्रियम्बल भी प्रेम बिहारी नारायण राजदी ने लिखा ही है। और इसको डेकोरेट किसने किया? प्रियम्बल को बेहोर रामनोहर सिन्हा ने उसको डेकोरेट किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आप जो इसके बाकी जो कमिटीज़ है, मेजर कमिटीज़ एंड माइनर कमिटीज़ और ड्राफ्ट कमिटी और इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सेकंड टॉपिक में इंशाल्लाह, सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। और जो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम पे इन स्लाइड्स की PDF मिल जाएगी।